बाजार बोलता है। इसमें फटाफट से शुरू करते हैं एफआईएस का डेटा पढ़ना, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एफआईएस का डेटा में एफआईएस ने कल 640 करोड़ की सेलिंग की है। ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है क्योंकि उनकी स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह में बाइंग थी, तो इतना ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट भी नहीं डर रहा है। 2151 करोड़ की बाइंग डीआईस करके ले गए। देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल कल किस तरह से रहा। डाउ जोन्स, तो डाउ तो ग्रीन में बंद हुआ कल, नेस्डेक लाल निशान में बंद हुआ था। उसके कुछ कारण थे, वहाँ पर आईटी टेक शेयरों में गिरावट थी जिसकी वजह से वहाँ पर नेस्डेक में तेज मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली है। शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सब लाल निशान और हम ग्रीन निशान। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है और हम अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। एक बार देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कौन कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस में। तो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला ओला इलेक्ट्रिक, देखिए 11% ऊपर आ चुका है अब तो, 8.5% ऊपर का रेट है ये। यहाँ पर प्रोटीन में करीब 7.5%, गॉडफ्रे फ्लिप 7%, जेएन इरिगेशन करीब 6.5% और पीजीएल करीब 5.5% ऊपर है। ओला पर हमारी कल बात भी हुई थी, कुणाल जी बताकर गए थे कि ये 60 रुपये और 80 रुपये हो जाएगा और देखिए आज 11% ऊपर है। नज़ारा टेक का, इसका नज़ारा थोड़ा सा आज वीक हो रखा है, 6.5% नीचे। टीआई करीब 5.5% नीचे है और विंडो फार्मा, hyundai, एवीएल यहाँ पर करीब 3.5% की गिरावट है। नज़ारा टेक में क्यों गिरावट है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आज ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए शेयर पिटे हुए हैं। लेकिन अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर सबसे पहले तो देखिए अमेरिका से ही शुरू होती है। अमेरिका के टेक शेयरों में कल हमने गिरावट देखने के लिए मिली और स्मॉल कैप शेयरों में वहाँ पर अब पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और वैल्यू स्टॉक्स में लोग पैसे निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो सेक्टोरल रोटेशन है वो अमेरिका में शुरू हो चुका है, क्या इंडिया में भी होगा, इस पर भी बात करेंगे। जैक्सन होल सम्मेलन शुरू होने जा रहा है 21 से 23 अगस्त, यानी कि कल से शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिखर वार्ता होती है जिसमें कि अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में पूरी तरह से बात होती है। सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, फेड के चेयरमैन आते हैं, वहाँ पर पूरे उनका स्टेटमेंट आते हैं, उनकी स्पीच आती है जिसमें कि वो आगे का पूरा हाल बताएंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी में वो किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं। आने वाले इंटरेस्ट रेट को लेकर भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। तो इसलिए जैक्सन होल की मीटिंग से पहले अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा कॉशियस नोट पर था और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी वहाँ के टेक शेयरों में। लेकिन रचित भाई ये बताएं, देखिए हमारे टेक शेयर तो पहले ही नहीं चले, आज जाकर चले हैं थोड़ा बहुत, और वैल्यू स्टॉक और जो स्मॉल कैप शेयर है वो तो कब से पिटे हुए हैं, पिछले 1 साल से लोगों के पोर्टफोलियो चल ही नहीं रहे। आप ये बताएं, अगर अब इन 3 कैटेगरी में से खरीदना हो, वैल्यू स्टॉक, स्मॉल कैप शेयर और टेक शेयर, तो आप कहां जाएंगे? तो सर अगर मैं वैल्यू बोलूंगा तो आप बोलोगे देखो ये आदमी फिर सेफ्टी नेट पे बैठ गया, बट सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो देखिए मैं सुनना वैल्यू नहीं ही। चाहता था, वैसे सच बताऊं तो वैल्यू स्टॉक तो सबको जानते हैं कि खरीद ही लो, इसमें क्या है? सबसे आसान आंसर है। अगर अगर किसी गेस्ट से मैं ये पूछता हूं ना, रचित भाई दिल की बता रहा हूं, कि क्या खरीदो, और वो बोलते हैं जब रिलायंस खरीदो, तो मुझे लगता है ये बहुत डिफेंसिव है क्योंकि इनको इनको मतलब अगर 4000 शेयर का यूनिवर्स है भाई, रिलायंस तो सभी को पता है, खरीद लो, उसमें क्या ही सोचना है। लेकिन चीज ये होती है कि हम उन 4000 में से सबसे अच्छा कौन सा खरीदे, क्योंकि ये तलब है। तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यू तो है ही, मतलब अब रैंकिंग में हम अगर लेंगे तो वैल्यू हाँ, है। उसके साथ साथ अब आप देखिए कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप अब आपके वापस से एक साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहे हैं। उसमें आप अपना धीरे धीरे करके फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। दो एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी तक देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स फाइनली अब कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेके बैठ गए हैं, समवेयर नियर 24,350 24,400, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर वो मेंटेन रहता है तो अब आपको धीरे धीरे स्मॉल कैप मिड कैप में मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद सर टेक शेयर में मैं आपको एक चीज बोलूंगा, टेक शेयर में हम जो भी बाइंग करें, टेक शेयर में बाइंग करने में हमें एक चीज समझनी होगी कि जस्ट टू सेफगार्ड द आइडिया कि इन लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको थोड़ी सी बाइंग करना चालू कर देना चाहिए, समवेयर इन बिटवीन 20 to 25%। क्योंकि सर अभी भी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप रशिया यूक्रेन की डील क्लोज कर लीजिए,
आप सारी चीजें सही तरीके से कर लीजिए। अगर ट्रम्प साहब को इंडिया को टिंकर करना है, दो ऐसे सेक्टर बहुत बेसिक बचे हैं जिन पे वो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं, वन इज फार्मा एंड वन इज आईटी। आईटी में उनके बीच अभी तो क्या है कि वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चीजों में बिजी है, इसलिए इतना क्लियर स्टेटमेंट उनका आ नहीं रहा है। वरना आईटी में गिवन अ चांस उनको स्टेटमेंट अगर देने का मौका मिला और उनको कभी भी कुछ भी सूझने में आ गया, आईटी में थोड़ा सा भी आपको डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। दो, आप देखें टैरिफ वॉर में आईटी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर हाँ आईटी में एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आप रैंकिंग बोलेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट वुड बी वैल्यू, देन इट वुड बी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड देन इट वुड बी आईटी। बिल्कुल। तो रचित जी ने बता दिया कि क्या खरीदना है, क्या मूल मंत्र रखना चाहिए मार्केट पे। दूसरी खबर, रचित जी देखिए, रिलायंस की बात मैं कर ही रहा था, रिलायंस पर खबर आई गई। अमेरिका के निशाने पर मुकेश अंबानी जी आ गए। वो आपने कल खबर पढ़ी ली होगी कि उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट जी, उन्होंने बोल दिया मुकेश अंबानी के बारे में कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर खूब कमाई की है, खूब प्रॉफिट कमाया है। भारत के सबसे बड़े रईस ने, भारत ने करीब $16 बिलियन कमाए हैं। भारत में जुलाई में भारत रूस का बड़ा एक तेल खरीदार भी बन गया, सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। इनफैक्ट उसने चाइना को भी बीट कर दिया। भारत ने करीब 15 लाख बैरल डेली का क्रूड इंपोर्ट किया है ऑन एन एवरेज जुलाई में रूस से, और वहीं चाइना ने करीब 10 लाख बैरल पर डे का तेल इंपोर्ट किया है। रचित भाई ये बताओ, ये अमेरिका वालों को हो क्या गया है? मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि बिजनेसमैन ने पैसा कमाया। अरे भाई, बिजनेसमैन पैसा नहीं कमाएगा तो क्या मतलब सुबह सुबह उठकर दान दक्षिणा में लगेगा? मतलब वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाता, और जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। तो इसमें गलत क्या हुआ? सर देखिए, इसमें बेसिक प्रॉब्लम यही है ना कि यूएस को अब आपके हर मूवमेंट से प्रॉब्लम है। यूएस अब आपको हर जगह टारगेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि और मैं सर आपको बहुत एक बेसिक बात बताया, तो अब क्या है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आप देखिए सारी प्रॉब्लम चालू कहां से हुई। सारी प्रॉब्लम चालू हुई है जब आपने उनकी नोबेल पीस प्राइज पे ना एक धक्का मार दिया। जब तक वो नहीं आपने किया था ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने अपनी पार्लियामेंट में ये बात बोल दी कि साहब ट्रम्प साहब का कोई हाथ नहीं था इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में, और आपने वहां पे उनको डेंट दे दिया। वहां पे उनको प्रॉब्लम हो गई। अब वो हर मौका, हर नुक एंड कॉर्नर खोज रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। पहले सर नायरा पे इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था कि सबसे बड़ा वहां से रशिया से आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं। जैसे तैसे रिलायंस पे नंबर आने ही वाला था, हम सोच रहे थे कि चलिए कुछ होगा ऐसा कि जिस कारण से नहीं आ रहा, बट अब रिलायंस की भी बातें इन लोगों ने करना चालू कर दिया है। किसी भी देश में जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अगर आप टारगेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट हिट करते हैं उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। अब आपको कोई भी नुक एंड कॉर्नर मिल जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इंडिया को कैसे ये वीक कर सकते हैं, अब इनका एक मिशन बनता जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं इसी के पीछे आप जो देखें, जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट किए थे पीएम ने रेड फोर्ट से, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब हमें इन, और सर आपको ध्यान हो अपन ने डिस्कस भी किया था पिछले वेंसडे को, जब मैंने कहा था देयर माइट कम अ टाइम जब धीरे धीरे करके इंडिया पूरा ही यूएस से बाहर होना जाएगा। तब आपने कहा था कि देखिए एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं, आईटी का बिजनेस इतना है, इट विल बी डिफिकल्ट। यस आई एग्री, इट विल बी डिफिकल्ट, बट इफ यू विल बी पुश टू द वॉल, देन अल्टीमेटली यू हैव टू डू दैट। और 15 अगस्त का जो अनाउंसमेंट था वो क्लियर था कि हम अपने ही कंजम्पशन की बात करेंगे, अपने ही चिपसेट बनाने की बात करेंगे। अब आप देखिए, आपने चिपसेट पे करेक्शन भी देखा है, दो अच्छा खासा मूवमेंट के बाद आपने करेक्शन देखा है। बट कल ही आपने एक और न्यूज देखी होगी, 29 अगस्त को जो हमारे पीएम है वो जापान जा रहे हैं, और उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बातें होंगी और सब चीजें होंगी। तो अब आपने अपना काम करना चालू कर दिया है, यूएस आपको जिस तरीके से हार्म कर सकता है पॉसिबल मैनर पे, उसी तरीके से आपको हार्म करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब कमेंट्री की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आईटी वैसे अच्छा है, मगर यूएस बार बार आपको टारगेट करेगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में और स्पेसिफिकली आईटी में कई कई जगह डिप देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी होगी। यूएस वाली प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती हुई दिखती, नए डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, आपको उन एरियाज पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर नए नए एरियाज़ में डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं रचित जी, लेकिन रचित जी ये बताएं, ये रिलायंस पर क्या करें? वैसे तो देखो, हर कोई बोलता है बाय,
आज कुछ अलग बोलो। डोंट बाय बट डोंट सेल। नहीं, नहीं, ये नहीं, मतलब कुछ ऐसा जो कि दर्शकों को लगे कि हाँ, मतलब रिलायंस को लेकर ना, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, मतलब बोर हो गए जैसे सुनते सुनते टीसीएस के कि लिए मैंने आपको बोला ना कि अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे है तब। सर मैं आपको हाँ, एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। मुझे 21-22 साल हो गए मार्केट के अंदर, और रिलायंस का और मेरा रिश्ता ऐसा रहा है ना कि रिलायंस में अगर आप मेरे से सेल कॉल बोलने के लिए बोलेंगे ना, तो बिल्कुल वही वाली बात हो जाएगी कि जनेऊधारी पंडित को आप अगर चिकन खाने के लिए बोलेंगे ना, वो मेरा हाल है कि रिलायंस में मैं सेल कॉल दे दूं। रिलायंस एट नहीं एवरी नहीं, लेवल। मैं अब सर सेल क्या कॉल नहीं करूं? पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कुछ ऐसा रास्ता कि भाई रिलायंस में इन लेवल्स पर आ जाए, चलो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा लगेगा, या इन हाँ, लेवल्स पर ये थोड़ा सा सर, ऊपर आ जाएगा तो महंगा ये सही लगेगा। है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी शायद आपके ही शो में एक बार हमने ऐसा किया था। टाटा मोटर्स और रिलायंस, इन दो की बात करी थी। जब रिलायंस के हाँ, लिए मैंने कहा था कि 1330 रुपए के लेवल पे आए, 1303 से 1330 रुपए के लेवल पे आए, तो वहां पे रिलायंस में बाय करेंगे। और टाटा मोटर्स के लिए लेवल निकाला था 656 से लेकर 666 तक की रेंज में, वहां पे लेवल आए तो हम बाइंग कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको ये बोलूंगा कि रिलायंस में इस लेवल पे गनगो होने की कोई बात नहीं है। रिलायंस ने जो मूवमेंट अपना किया है, जो उनका एक दो अनाउंसमेंट आए थे अभी इस वीक के स्टार्टिंग में, कि एक तो ऑर्गेनिक ड्रिंक्स के ऊपर उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, और एक उन्होंने अपना प्लान, एक जो लोएस्ट पॉसिबल प्लान था वो घटा दिया है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरपू में ग्रोथ। तो सर आरपू में ग्रोथ तो हम वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जियो और भारती एयरटेल, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, वापस रिपीट करता हूं, इस ईयर एंड तक 300 रुपए का आरपू उन लोग का पहुंचने का है, और उसके ऊपर ही ये मूवमेंट कर रहे हैं। वही मूवमेंट अभी आपको रिलायंस पे होता हुआ दिखा है। रिलायंस इज नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स। अभी हैमरिंग आ सकती है रिलायंस के ऊपर, इसलिए इन लेवल्स पे नहीं, लोअर लेवल्स पे ही रिलायंस में हमें बाइंग करनी है। जो आप निफ्टी में भी सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज है भी। बट क्या वो कंप्लीटली बाहर है? नहीं। क्या वो प्रॉब्लम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और अभी रिलायंस को एक डिसेंट टाइम लगेगा अपने नए हाइस की ओर मूव करते हुए। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा था और एज अ ट्रेडिंग बेट था, तो मैं आपको बोलूंगा 1436 के आसपास आते आते आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अभी यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद ना की जाए। और बाइंग के लिए ये चीज आपको जरूर बोलूंगा, लोअर लेवल्स पे आए, जब करेक्शन करे उसके बाद हम देखेंगे। अभी रिलायंस ने निफ्टी को भी सपोर्ट किया है, जैसे कि हम शो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, एक सेक्टोरियल चर्निंग हमें देखने को मिल रही है। जैसे आज आईटी से भी सपोर्ट है, तो एफएमसीजी से भी सपोर्ट है। ऐसे ही सेक्टोरियल चर्निंग मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब बैंक निफ्टी आउट एंड ओपन आ जाएगा, जब बैंक निफ्टी 56,150 के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, और बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट करना बिल्कुल, चालू कर देगी, तब आपको रिलायंस में करेक्शन देखने को मिल सकेगा। बिल्कुल। रचित भाई, थोड़ा सा और आसान करता हूँ, चलो रिलायंस पे नहीं पूछ रहा, दूसरी तेल कंपनियों पे क्या करें, पैसा तो उन्होंने भी बनाया, एमआरपीएल ने भी बनाया, चेन्नई पेट्रो ने भी बनाया, आईओसी ने भी बनाया, इनके तो सबके फॉर्च्यून ही रूस और यूक्रेन की युद्ध से हुए हैं, तो इनमें कोई है इनमें कोई बेचने के लिए? खरीदने बेचने के लिए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो फिर मैं आपको दे सकता हूं सर। आईओसी देखिए, आईओसी अभी भी अच्छा लग रहा है, और आईओसी के लिए हम कंटिन्यूसली कमेंट्री कर रहे हैं। अभी आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 158 लेवल्स देखने को मिल सकता है, और 158 के ऊपर जब ये सस्टेन कर लेगा, तब एक बार आपको 188 से 190 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, एक बीच में एक जो थॉट प्रोसेस था कि कहीं ना कहीं आपको अब जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो क्रूड में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो पुतिन और ट्रम्प साहब की मीटिंग हुई सर, उससे एक और चीज मैं आपको बता दूं क्लियर होती हुई दिख गई है। दीज बिगीज आर नॉट रेडी टू फाइट। ये छोटी छोटी कंट्रीज को लड़ा सकते हैं, बट बड़ी कंट्री और रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब वॉर लाइक सिचुएशन पर सर नहीं जाते हुए दिखते। अब इनको समझ में आ गया ये वॉर पे अगर चले गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्रूड में जो एक हम उछाल की या उबाल की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सबसाइड होती हुई दिखती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो हिंद पेट्रो है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी अगर आप इस पे भी अपनी पोजीशन बनाना चाहें, तो लोअर लेवल्स पे बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कहीं भी आपको 378 से 382 की रेंज में मिले, आप इसमें पोजीशन बनाएं। और फिर 424 पहला लेवल होगा, और 424 428 लेवल्स के ऊपर जैसे ही बंद होगा, ये 468 की नई तैयारी करेगा।
ओएमसीज में अब जो एक बादल था, जो अनसर्टेनिटी का बादल था, जैसे जैसे वो छटेगा, ओएमसीज में आपको वापस से एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। तो ओएमसीज के लिए और सारी रिफाइनरी कंपनीज पर एक आपको आउटलुक मिला है। फटाफट से तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन पर नए आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कि स्टील और लिथियम इंपोर्ट की जांच होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि भाई चीन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज़ में, उनसे ज़बरदस्ती लेबर कराई जा रही है और लेबर से ज़बरदस्ती लिथियम स्टील प्लांट में काम करा के हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। एक्सपोर्ट कितना है? कुल 2024 में अमेरिका ने चीन से करीब करीब 4.5 लाख टन स्टील इंपोर्ट किया था, जो कि अमेरिका के कुल कंजम्पशन का आधा % है। एक बार फिर रचित जी देखिए, मतलब अमेरिका को हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी है इंडिया और चाइना के किसी भी मूव से। मतलब आप कुल 5 लाख टन भी स्टील इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप स्टील इंपोर्ट पर सारी बातें कर रहे हो कि आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ वो हो रहा है। एनीवेज, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो उनकी दोनों की कहानी चलती रहेगी, लेकिन बात यह है कि स्टील शेयरों में क्या करें? कुछ है ट्रिगर आपको इनके अलावा? देखिए सर, ये तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे जो हालत अपनी बनाते जा रहे हैं, मेरे को इन लोगों में कोई वो दिख नहीं रहा है। टाटा स्टील अब आप देखें जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, स्टील में अब आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। मैं समझता हूँ स्टील ओवरऑल अब आपको, क्योंकि कोर सेक्टोरियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, इंफ्रा ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, स्टील अच्छा लगता है। अगर टाटा स्टील की आप बात करें, कहीं भी आपको 156 से 159 की रेंज में मिले, यहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 168, इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा लोअर लेवल्स पे। और फिर अगर आप मीडियम टर्म की बात करते हैं तो आपको 182 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ मैं समझता हूं, अगर आप सेल की बात करते हैं, सेल भी अब इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और वो लेवल्स होंगे 118 रुपए के आसपास। 118 रुपए के आसपास आपको मिले, आप इसमें पोजीशन बनाएं। 132 लेवल्स आपको थोड़े टाइम में देखने को मिल सकते हैं, और मीडियम टर्म में अगर आप पूछें तो ये आपको 144 से 148 तक की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर आप स्टील, मेटल, इन सब स्टॉक्स की बात करें, अब ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की ओर आपको ट्रिगर करते हुए दिख रहे हैं, और मैं समझता हूं इनमें धीरे धीरे आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। ये यूएस सर जो कर रहा है ना, ठीक है, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन चल रही है। आई शुड नॉट बी यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बट रियलिटी है सर, कुछ भी बोल रहे हैं, इतना दिमाग लगाने का अब मतलब नहीं बचा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों के मित्र जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी पीएसडी कैपिटल के हेड हैं। क्या हाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक सर, आपको एंड रचित जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। ऑल गुड प्रदीप जी सर। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात? आज नहीं सर, रसगुल्ला आपको खाकर देख आए के हो क्या? आपको देख के खुशी हो गया, और रचित जी तो है, रचित जी को देख के सर तो ऐसा तो दुखी दुखी फेस तो नहीं रख सकते। अच्छा, केवल ये फेस वाला मामला था, मतलब और कुछ नहीं था? इंटरनल कोई खुशी नहीं है, मतलब जो नहीं, मार्केट ड्रिवन है? ऐसे मैं खुश रहता हूँ, मार्केट भी सही है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, जिंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए इंटरनली भी खुश हूँ। लेकिन जो खुशी रचित जी मांग रहा है वो खुशी नहीं, ऐसा वाला खुशी नहीं है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही है सर। चलो मैंने तो ठीक है। कुछ बोला भी देखो, ये नहीं। रचित जी शैतानी के मोड में आ रहे हैं। मैं अभी, मेरे पास खबरें बहुत है, तो मैं रचित जी को ज़्यादा शैतान, मैंने इनको मैसेज कर दिया, मैंने कहा रचित जी आज ज़्यादा शैतानी नहीं, आज फटाफट से खबरें बहुत हैं, लेनी पड़ेंगी। तो मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूँ। HAL को बूस्टर तो मिला, लेकिन शेयर को नहीं मिला, कंपनी को मिला। 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ रहा है उनके पास। 97 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिसमें कि HAL ही वो एयरक्राफ्ट बनाने वाली है। कंपनी को पहले भी 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, सेम एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला था, जिनकी वैल्यू 48,000 करोड़ रुपए थी। प्रदीप जी ये बताएं, चार्ट देख के, ये काउंटर इतनी बड़ी खबर के बाद भी चला क्यों नहीं? कोई ऐसा ट्रिगर चल रहा था क्या टेक्निकल चार्ट पर कि इसको चलना ही नहीं था, या ये कहीं आज बेवकूफ़ बना रहा है और कल परसों में चल जाए? अब देखिए सर, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ना ये जो न्यूज़ आप बोल रहे हो, ये प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है, तो ऐसा कोई इमीडिएटली यहाँ पे मोमेंट
टर्म तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ इमीडिएटली कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे फंडामेंटली भी बहुत शानदार कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है, 8,300 करोड़ के ऊपर इनका पैट है। आप देखेंगे स्टॉक का पी भी 36 के आसपास चल रहा है और इंडस्ट्री का देखेंगे 66 के आसपास चल रहा है। तो कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से तो अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से सही है। और अभी एचएल 5,200 5,000 के आसपास नहीं, 4,500 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप लॉन्ग कीजिए। डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है। बीएल और एचएल तो ऑल टाइम फेवरेट, मेरा भी है, रचित जी का भी है। 4,050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से भी लॉन्ग करके जाइए। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रहिए। टेक्निकली भी देखा जाए तो एक बेस बिल्डिंग अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर से भी हल्का हुआ है तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और आपको हर महीने 1-2 बार सर ऐसा न्यूज़ मिलेगा एचएल को लेके कि कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट मीडियम टर्म के लिए तो मेरा टारगेट 6,800 7,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए। अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज जीएसटी पर बैठक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक आज और कल चलेगी, जिसमें कि जीएसटी स्लैब कम करने और रेट घटाने पर विचार होगा। बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस बैठक में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रही हैं। जनरली वो लेती नहीं है जीओएम की बैठक में, वो हिस्सा लेती हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जो कि होगी 18 से 19 सितंबर को। देखिए, लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीओएम में क्या होगा और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होगा, कि उनको लग रहा है कि जो जीएसटी कट होनी है वो शायद इस जीओएम में हो सकती है। देखिए, वित्त मंत्री जा रही हैं तो हो सकता है कि प्रस्ताव को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन होता है वो जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसकी बैठक 18 और 19 सितंबर को होगी। जीओएम में 6 स्टेट के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं और वो मीटिंग करते हैं। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और फिर मीटिंग होती है और उसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। तो उस समय पर जो डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो फाइनल होता है। यहाँ पर प्रस्ताव बनते हैं, चर्चाएं होती हैं। रचित भाई, ये बताएं, ये जो शेयर चल चुके हैं जीएसटी रेट कट से पहले ही, उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई भी नीचे गिरावट आए तो उनको खरीदना चाहिए? इस अनाउंसमेंट के बाद ये बात भी आ गई थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी कर रही है, इतना इजीली तो ये काम ही नहीं हो सकता और दिवाली तक तो जीएसटी रिविजन बिल्कुल ही नहीं आ सकता। उस टाइम सर आप देखेंगे मंडे को ये भी आने लग गया था कि 2-3 क्वार्टर तक तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी, ये तो मार्च नेक्स्ट ईयर तक लेकर आएंगे जीएसटी, तब तक आप देखेगा डिमांड ड्राई आउट हो जाएगी। सो बट गवर्नमेंट ने अपना कन्विक्शन क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्विक। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा आकलन उस जगह सही होना चाहिए, जो जीएसटी रिवीजन हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो उसी तरीके से होता है या नहीं। अगर उस आकलन में हम गलत हो जाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हमको बढ़ती हुई दिख सकती है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने मंडे को ही आपको नए लाइफ हाई की ओर मूवमेंट करता हुआ दिखा दिया था, मेड विद द टीवीएस मोटर्स, मारुति और बहुत सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिला था। अगर आपके पास ट्रेडिंग बैट है तो हायर लेवल्स पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज नेम ऑफ द गेम। मगर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बने रहें। मेरी समझ से गवर्नमेंट इस बार यहां पहुंच के ऐसा कोई भी गूफ अप नहीं करेगी जहां पे आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखे। बट किसी भी कंफ्यूजन या किसी चीज के चलते अगर मार्केट में करेक्शन आता है, इट इज बेटर कि ट्रेडिंग पोजीशंस को आप हायर लेवल्स पे जरूर क्लोज करें। इन्वेस्टर्स बने रहें, इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स बने रहें, इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है, जिस पर कि फैसला आज हो सकता है। उसमें है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने पर सज़ा और पेनल्टी दोनों का प्रस्ताव जा रहा है। आज हो सकता है ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाए सरकार की तरफ से। इसमें 1 करोड़ की पेनल्टी और 3 साल की सज़ा का प्रावधान होगा। जो इनको एंडोर्स करेंगे उनको भी सज़ा मिलेगी, पेनल्टी लगेगी। और अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर ऑलरेडी 28% जीएसटी है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नाम हैं जिनके खिलाफ ये ऑनलाइन गेमिंग वाली बात हो रही है वो नॉन लिस्टेड प्लेयर हैं ज़्यादातर। जो लिस्टेड प्लेयर है वो डेल्टा कॉर्प है। डेल्टा कॉर्प का वैसे कैसीनो वाला कारोबार ज़्यादा बड़ा है, ऑनलाइन गेमिंग वाला पार्ट छोटा है, इसलिए काउंटर नीचे से आज रिकवर भी होकर ऊपर आया है, कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ एक कंपनियां, नज़ारा टेक, ऑनलाइन ग्लोबल, जेंसा टेक, जो कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज देती हैं,
लेकिन नज़ारा टेक की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक क्लैरिफिकेशन है कि हमारा डायरेक्टली कोई एक्सपोजर या कुछ भी हमारा लेना देना है नहीं ऑनलाइन गेमिंग से ज़्यादा। प्रदीप जी, चारों शेयर पर आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि कैसे लग रहे हैं, कोई खरीदारी के लिए ठीक लग रहा है या अभी दूर ही रहें, किस किस से दूर रहें? सर उससे पहले मेरे पास एक कॉल है, मैं पहले वो हाँ कॉल दे बिल्कुल, देता हूँ। बताइए। देखिए बीकाजी फूड, तो मुझे लगता ओके। है कि अभी 793 792 के आसपास चल रहा है, 793.50। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। इसमें पहला टारगेट होगा 810, 810 के आसपास, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 825 पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस 770 के आसपास मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 6 ट्रेडिंग सेशन का एक आपका व्यू रहेगा। मैक्सिमम 5 to 6 डेज के लिए आप बाई करके जाइए। सेकंड, एक होटल सेगमेंट में मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है कि इंडियन होटल 802 801 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 825। 825 के लिए आप करंट जोन से बाई करके जाइए। यहाँ पे 780 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 825 में 8, उससे भी ज्यादा ऊपर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 8 फॉर द सेफर साइड मुझे लगता है कि एक बार 825 के आसपास आता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। तो बीकाजी फूड्स एंड मुझे लगता है कि इंडियन होटल, दोनों काउंटर पे बाई करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से 5 से 6 दिन का व्यू रखिए। प्रदीप जी ने दोनों शेयर 790 और 800 वाली रेंज के चुने, लेकिन इंडियन होटल यहाँ पर, पहले बीकाजी फूड देख लेते हैं, 792 पर चल रहा है, 810 और 825 इस पर खरीदारी करके चलने की राय, और यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपसाइड है। प्रदीप भाई, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है ऑलमोस्ट। बीकाजी फूड में 775 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन। 775 का, यानी 17 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और टारगेट yes. पहला 17 रुपये ऊपर के करीब का बैठेगा, और दूसरा टारगेट जो बैठेगा आपको वो करीब करीब 33 रुपये ऊपर का बैठेगा। ठीक है, तो Yes. दोनों टारगेट को लेते हुए अपसाइड ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंडियन होटल। इंडियन होटल की कॉल में अगर हम देखें तो सर ने बताया 825 के आसपास का टारगेट ना रचित, प्रदीप जी? 825 पहला टारगेट है, और उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि 840 तक पॉसिबल है, लेकिन 825 के आसपास आता है तो आप एक बार सेफर साइड प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें? इसमें स्टॉप लॉस जो होगा 780 पे स्टॉप लॉस रखे। 780, यानी 23 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट भी करीब 22-23 रुपये नीचे का ऊपर का है, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो करीब करीब आपको मिलेगा 36 रुपये ऊपर का। ठीक है, तो एक डीप स्टॉप लॉस और बेहतर टारगेट, ये दोनों कॉल हैं जहां पर कि आप इंट्राडे, ये इंट्राडे ही करना है या प्रदीप जी, या ये 1-2 दिन के लिए भी ले सकते हैं? 4 से 5 दिन का व्यू रखना है सर। 4 से 5 दिन का व्यू रखना है, ठीक है। हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दर्शकों को क्लियर होता है कि किस तरह से उनको ट्रेड करना है। वो आगे पूछेंगे भी, 4-5 दिन बाद आपका दोबारा नंबर भी आ जाएगा बात करने का हम लोगों का, तो तब हम एटलीस्ट इसको रिव्यू भी कर लेंगे। यस। तो ये दोनों कॉल हैं। अब मैं बात कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग की। प्रदीप जी ये बताएं, ऑनलाइन गेमिंग में जो ये 4 कंपनियां हमने बोली थी, ऑन मोबाइल, ग्लोबल और डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक, जेंसा टेक, इनमें कोई ठीक या ख़राब लग रहा है आपको? अब सर कोई भी एक भी कंपनी में मुझे बाई नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से ड्रीम इलेवन अलग अलग गेम का जो सट्टाबाजी लोगों को करना है, और बहुत सारे फेमस नाम है जिन्होंने प्रमोशन किया है। कल तो मैं देख रहा था कोई प्लेयर है उनके घर में ईडी का भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ उन्होंने कोई ऐसा सट्टाबाजी गेम जो है प्रमोट किया है। अब गवर्नमेंट ये बहुत सोचने के बाद ये बिल लेके आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर पैसा गबाया है, बहुत सारे लोगों का घर का पैसा लोन लेके, घर का पैसा भी तो लॉस हुआ है, उसके बाद लोन लेके ये जो सट्टा वाला गेम चलता है इधर बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया है। सो आप अगर आरबीआई और सेबी रजिस्टर्ड कुछ भी कंपनीज है उनके ऊपर गवर्नमेंट इतना अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो गेम वाले कंपनीज हैं इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि नज़ारा एंड डेल्टा क्रॉप जैसे कंपनी में तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे कुछ भी फ्यूचर मैं देख पा रहा हूँ। और मैं तो डेल्टा क्रॉप में भी अब देखेंगे कि जो जीएसटी का जो मामला हुआ था, कैसीनो का कुछ सामने आया था जीएसटी का मामला, उस टाइम पे 160 170 के आसपास प्राइस था।
तो उसके बाद से कभी स्टॉक चला ही नहीं ठीक से, और उनका रेवेन्यू खराब हो गया, और बाद में स्टॉक हमने देखा अभी तो 100 के नीचे ही है। सो जिस तरीके से आज देखिए डे हाई पे है, 96 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि उछाल जो ये आ रहा है एक जस्ट एक इमोशन है, जस्ट एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई एक्साइटमेंट वाला चीज इसमें नहीं है। तो डेल्टा क्रॉप नजारा, और जो भी आपने और कौन सा स्टॉक का नाम बताया था सर आपने? जेंसा टेक। जेंसर टेक, ओके। इसमें भी मुझे एंट्री नहीं लेना है। जेंसर टेक थोड़ा अच्छा है इस सब में से। अगर देखा जाए तो टेक्निकली 870 900 इज पॉसिबल कमिंग सून है। जेंसर टेक्नोलॉजी से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी अभी अगर ये काउंटर इग्नोर करेंगे तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ। जेंसर टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, तो और फंडामेंटल भी थोड़ा कंपेयर टू अदर स्टॉक थोड़ा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं होल्ड करूंगा तो जेंसर टेक्नोलॉजी होल्ड करूंगा विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 785 का एक स्टॉप लॉस के साथ करंट जोन से आप होल्ड करके जा सकते हो। लेकिन बाय रिकमेंडेशन एक भी स्टॉक्स में नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं सर, खुद भी चाहता हूं कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है इनके ऊपर रेगुलेशन लेके आए गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली जो है रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने पैसा जो है खोया है, और बहुत सारे इनका एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में भी कुछ ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे जो फेमस नाम है वो लोग आके प्रमोट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है पैसा लॉस करता है। बिल्कुल। तो प्रदीप जी को तो जेंसा टेक पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन रचित भाई कुछ बोलना चाहते हैं। रचित जी, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में कुछ पक्का चल रहा है। बताइए बताइए, आप बोल दीजिए, ये लास्ट खबर है। हुआ क्या है सर, आपने हाँ। जिस इंसान से ये बात पूछी है वो इंसान ऑलरेडी गवर्नमेंट और कंप्लायंस को लेके इतने स्ट्रिंजेंट हैं, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म से आप पूछ रहे हैं जिसमें बिल्कुल कंप्लायंस नहीं है। ही विल बी मोर देन हैप्पी। बोले खत्म कर दो इनको, इन लोगों ने बहुत नाटक मचा रखा है। बहुत लोगों के पैसे चले जाते हैं, वो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो पैसे बन जाते हैं। एंड फ्रेंकली विवेक सर, मैं आपको बताऊं, आपको पता होगी ये बात, आई मेट हिम अ फोर्टनाइट बैक। जिस हाँ, तरीके आई से नो। ही फॉलो सेबीज कंप्लायंस, मतलब मैं हाँ। आपको बता रहा हूं, या तो कोई पंडित गीता को पढ़ते होंगे या ये सेबी के रूल्स को पढ़ते होंगे। इनके जितना कंप्लायंस मैंने फॉलो करता हुआ कोई दूसरा आदमी देखा नहीं। इसलिए जो इन्होंने बोले ना कि सेबी इतना कंप्लायंस करता है, उस बात पे मुझे इतनी हंसी आ गई कि भाई साहब, एक जगह हमारे तो बिल्कुल जंजीरों पे बांध रखा है, और वहां पे। हाँ। और सर, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट वाज रिक्वायर्ड। हमारे तो टर्मिनल्स लॉग इन होने पे भी आप ये बोल देते हो कि 90% पीपल लूज ऑन ट्रेड। हर सुबह ये बोनी के टाइम पे मैसेज आप फ्लैश करा देते हो, और वहां पे आप करोड़ों रुपए और अरबों रुपए ऐसे खो रहे हो। तो ठीक है, इट इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, और वहां पे भी ये सब चीजें होनी चाहिए थी। आई वुड एक्चुअली स्टिक अराउंड टू व्हाट प्रदीप भाई सेइंग। और यहाँ पे एक कोई अपसाइड वाली सिचुएशन तो नहीं बनती हुई दिखती। ठीक है, लेकिन भाग तो रहे हैं। प्रदीप जी और रचित जी, दोनों शेयर भाग रहे हैं। मतलब डेल्टा कॉर्प डे हाई पर आ गया, जेंसा टेक का डे हाई पर आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ रचित भाई आपसे। देखिए, डेल्टा कॉर्प के जो टोटल बिजनेस है उसमें मेनली जो बिजनेस है इनका कैसीनो का है। अब उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पर सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने ऑफलाइन गेमिंग पर नहीं की है। तो ये इसीलिए तो नहीं भाग रहा है 4.5-5%? सर देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो अभी इट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑफ। द एंटायर कंप्लायंस जस्ट डज नॉट फ्लोज इन लाइक दिस। जो मैं समझ रहा हूं, आप देखें कि डेल्टा कॉर्प इसलिए भी आपको मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरीके से ये लोअर लेवल्स पे इतने टाइम से मेंटेन कर रहा है। मतलब सर, वैल्यूएशन कंफर्ट आप देखिए, पूरे सेक्टर का पी 26 का ही बेचारा 10 पे ही बैठा हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी लोअर साइड पे, तो ऑलरेडी इट वाज बीटन डाउन टू अनदर लेवल, और अपने 52 वीक लोस के आसपास ही चल रहा था। इसका 52 वीक लो 76 का था, और ये आप देखें आज जिस तरीके से चल रहा है, और 84 86 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। तो इट हैज गिवन यू अ बाउंस बैक, बट डज इट मीन दैट इट इज अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी? आई डोंट सी इट। मेरे को लगता है जिस तरीके से मूवमेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये लॉक होता हुआ दिख जाएगा मैक्सिमम 102 रुपए तक। उसके बाद वापस एक ये रिवर्सल वाला ट्रेंड, डाउनसाइड वाले ट्रेंड पे आता हुआ आपको दिख सकता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है, मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग पॉइंट वेयर इन द गवर्नमेंट इज सेइंग ऑनलाइन को पहले कर्ब करे। बट वैसे भी जो सारी सिचुएशंस और गैम्बलिंग और ये सब चीजों के लिए आप देखें,
जो स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है, देयर विल कम अ टाइम जो ये कसिनोज और ये सब भी एक प्रॉब्लम में आते हुए आपको देखेंगे कि वैसे भी इनका मेजर पार्टिसिपेशन गोवा में है, बिकॉज गोवा में भी वाटर सरफेस पे यू कैन डू द गैम्बलिंग। लैंड पे अलाउड नहीं है, लैंड पे एक दो स्टेट्स में ही अलाउड है, और उस चीज का ये लोग एडवांटेज उठा रहे हैं, बट देयर विल कम अ टाइम जब ये भी चीज कर्व इनको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं बता सर दूं। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा डेल्टा क्रॉप जी सर। में। डेल्टा क्रॉप जी जी। को ना एक नोटिस मिला था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट जीएसटी का जो 28% हाँ वो सर, वो सभी कंपनियों को जीएसटी है। मिले थे, वो 20-20 हजार करोड़ वाले, हाँ, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ वाले। ऑलमोस्ट डेल्टा क्रॉप को मिला था 23,200 करोड़ के आसपास। तो उसके हाँ। बाद डेल्टा क्रॉप वाले ने सुप्रीम कोर्ट गया था, और जनवरी 2025 का अपडेट है, उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके आया। तो टेम्पुररी जो रिलीफ है ना, वो डेल्टा क्रॉप को मिला है। कल को जाके अगर फिर से इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और बाद में जाके कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम पे डेल्टा क्रॉप को जो है ना, गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं ले सकते आप। तो ये जो स्टे ऑर्डर लेके आप आए हो, तो इसका भी तो एक टाइम लिमिट आपके पास है। तो उसका अभी अपडेट आपको आने वाला है। तो उस टाइम पे जब वो स्टे ऑर्डर लेके आए थे ना, उस दिन का भी प्राइस था 130। तो वहां से भी देखेंगे अभी भी 30% अप्रोक्स नीचे ही है। सो ये जो बिल्कुल। मोमेंटम आ रहा है ना, ये टेम्पुररी मोमेंटम है।